बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में मौजूद आर्डर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जो कि अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस से मुतल्लिक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप व्यूअर्स को बताता चलूँ कि अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से मुतल्लिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आर्डर नंबर 9 को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्लेंटिफ है वो बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट अपना जो दावा है वो दायर करता है अंडर आर्डर नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 26 ऑफ सीपीसी। मुद्दई कहाँ पे अपना दावा दायर करता है, इसको सेक्शन 15 से 20 तक में बताया गया है। तो जिस भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में मुद्दई का दावा आता है, उस कोर्ट में मुद्दई अपना दावा जो है वो दायर कर देगा। मुद्दई ने जैसे ही दावा दायर कर दिया बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट अंडर आर्डर नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 26, तो तब क्या होगा? तो ऐसी सूरत में ये होना चाहिए कि जो डिफेंडेंट है उसके इल्म में होना चाहिए कि मेरे खिलाफ किसी अदालत में कोई दावा दायर हो चुका है। तो जिस दिन दावा दायर हुआ होगा उस दिन से अदालत हुक्म जारी करेगी कि डिफेंडेंट को समन जारी किया जाए ताकि वो अदालत में पेश हो अपना जवाब दाखिल करे। जो समन डिफेंडेंट को भेजे जाएंगे इससे मुतालिक सीपीसी के सेक्शन 27 में तहरीर है। अब अगर बात करें कि समन भेजने का तरीक़ेकार क्या होगा, इससे मुतालिक हमने आर्डर नंबर 5 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जैसे ही समन की तामील हो जाए उस दिन से लेकर 30 डेज के अंदर जो डिफेंडेंट है वो अदालत में अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, जिसमें प्लेंटिफ ने जो भी क्लेम किया होगा उसको वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में या तो एडमिट करेगा या फिर डिनाई करेगा। यहाँ पे पार्शली एडमिट करेगा और पार्शली डिनाई करेगा। और अगर वो डिनाई कर रहा है तो उसका जो डिनाई है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में नए इश्यूज को भी उठा सकता है। तो डिफेंडेंट जो है वो समन की तामील के बाद से 30 दिन के अंदर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो फाइल करेगा। तो जो समन डिफेंडेंट को भेजा जाता है उसमें एक तारीख मुकर्रर होती है कि फलां तारीख को आप अदालत हजूर में पेश होंगे। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर आर्डर नंबर 9 में बताया गया है कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अगर अदालत में पेश होते हैं और अगर इन दोनों में से कोई एक पेश नहीं होता तो ऐसी सूरत में क्या होगा? इसके रूल नंबर 1 में बताया गया है कि समन में जो डेट फिक्स होगी कि फलां डेट को डिफेंडेंट ने अदालत में पेश होना है, उस डेट को वो जो पार्टीज होंगी यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वो खुद या बजरिया रिस्पेक्टिव प्लीडर्स यानी कि अपने वकील के जरिए अदालत में पेश होंगी। इसके बाद इनके दावे की सुनवाई होगी, यानी कि मुद्दई ने जो दावा दायर किया होगा उससे मुतालिक कार्रवाई की जाएगी जब तक कि अदालत ऐसी कार्रवाई को किसी आगे तारीख के लिए मुंतकिल ना कर दे, यानी कि ऐसी कार्रवाई को एडजर्न ना कर दे। अब एडजर्न करने के लिए जो प्रोविजन है वो सीपीसी के आर्डर नंबर 17 में दिए गए हैं। तो बस रूल नंबर 1 में इतना सा ही बताया गया है कि मुद्दई और मुद्दाले दोनों उस डेट को जो कि फिक्स की गई हो उस वक्त अदालत में पेश रहेंगे जब तक कि अदालत केस की सुनवाई नहीं करती या फिर अदालत केस को आगे किसी और तारीख के लिए मुकर्रर नहीं कर देती। वो ऐसी तारीख को जब मुद्दई और मुद्दाले ज़ाती तौर पर या बजरिया प्लीडर अदालत में पेश होंगे, उस तारीख को अगर अदालत के नोटिस में आता है कि समन जो हैं वो मुद्दाले को सर्व नहीं किए गए, किस वजह से सर्व नहीं किए गए, या तो प्लेंटिफ ने कोर्ट फी ही अदा नहीं की या फिर पोस्टल चार्जेस जो थे समन के वो अदा नहीं किए,
यहाँ पे ऑर्डर नंबर 7 रूल 9 के तहत प्लेंटिफ से रिक्वायर किया गया है कि जितने डिफेंडर्स होंगे उन्हीं डिफेंडर्स की तादाद के मुताबिक उतनी कापी सूट के साथ लफ की जाएंगी, और प्लेंटिफ ऐसा करने में फेल हो गया है, यानी कि वो ऑर्डर नंबर 7 के रूल नंबर 9 पर अमल दरामद करने में फेल हो चुका है। तो इन दोनों सिचुएशन में से किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर डिफेंडेंट को समन सर्व नहीं हुए हैं तो ऐसी सूरत में कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकती है। और ऑर्डर नंबर 9 के रूल 2 के प्रोवाइजो में बयान किया गया है कि रूल नंबर 2 के तहत डिसमिसल का ऑर्डर तब नहीं जारी किया जाएगा जब मुद्दई ने समन से मुतालिक कोई फेलियर किया है, कोई डिफॉल्ट किया है, उसने कोर्ट फी अदा नहीं की या पोस्टल चार्जेस जो हैं समन के वो अदा नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद जो डिफेंडेंट है वो अदालत में पेश हो जाता है ज़ाती तौर पर या बजरिया प्लीडर। तो ऐसी सूरत हाल में अगर प्लेंटिफ ने डिफॉल्ट भी किया हो तो फिर भी कोई भी ऑर्डर रूल नंबर 2 के तहत जारी नहीं किया जाएगा। अगर बात की जाए कि कोई पार्टी अगर अदालत में पेश नहीं होती तो ऐसी सूरत में अदालत क्या ऑर्डर जारी कर सकती है, इसके लिए हम ऑर्डर 9 के रूल 3, 6 और 8 को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रूल नंबर 3 की, तो इसमें सिंपली यही बताया गया है कि ना तो प्लेंटिफ और ना ही डिफेंडेंट अदालत में पेश नहीं होते, तो ऐसी सूरत में अदालत के पास इख्तियार हासिल है कि वो सूट को डिसमिस कर दे, यानी कि जो तारीख हियरिंग के लिए फिक्स है उस तारीख को अगर कोई भी पार्टी यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही अदालत में पेश नहीं होते तो ऐसी सूरत में अदालत इख्तियार हासिल रखती है कि वो उस दावे को डिसमिस कर दे। इसके बाद रूल नंबर 4 में ये बयान किया गया है कि जब अदालत रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3 के तहत कोई दावा डिसमिस करती है तो ऐसी सूरत में जो प्लेंटिफ है वो फ्रेश सूट अदालत में दायर कर सकता है, या फिर जो सूट डिसमिस हुआ है उसको रिस्टोर करवा सकता है, यानी कि प्लेंटिफ उसी अदालत में अप्लाई कर सकता है कि जो डिसमिसल का ऑर्डर हुआ है इसको सेट असाइड कर दिया जाए। और प्लेंटिफ ऐसा जो करेगा वो लिमिटेशन के तहत करेगा, यानी कि उसकी जो मियाद होगी उस मियाद के अंदर ही वो नया सूट दायर कर सकता है या फिर मनसूखी हुक्म के लिए दरख्वास्त दायर कर सकता है। रूल नंबर 5 में सिंपली यही बताया गया है कि डिफेंडेंट के लिए जब कोई समन इशू हुआ या अगर एक से ज़ायद डिफेंडेंट्स हैं तो उनके लिए जब कोई समन इशू हुआ लेकिन ऐसे डिफेंडेंट को ऐसा समन जो है वो सर्व ही नहीं हुआ, यहाँ पे अगर बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं तो उन सब के लिए समन इशू हुआ है लेकिन उनमें से किसी को भी समन सर्व ही नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में समन जो है वो बगैर तामील के रिटर्न हो जाता है। तो जिस दिन ऐसा समन रिटर्न हुआ हो तो ऐसी सूरत में जिस तारीख को ऐसा समन अनसर्व्ड हुआ, यानी कि समन जारी तो हुआ लेकिन वो अनसर्व्ड हो गया, उस तारीख से लेकर 90 डेज के अंदर अगर अदालत में फ्रेश समन के लिए अप्लाई ना किया जाए तो ऐसी सूरत में जो अदालत है वो उस डिफेंडेंट की हद तक जिसको समन जारी हुआ लेकिन अनसर्व हुआ और 90 डेज के अंदर दोबारा समन के लिए अप्लाई नहीं किया गया, उस डिफेंडेंट की हद तक ऐसा जो दावा होगा वो डिसमिस कर देगी। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर 3 अशखास के खिलाफ कोई दावा दायर होता है। अभी जो 3 अफराद हैं ये डिफेंडेंट्स हैं, इनको समन जारी होता है लेकिन समन जो है ये जो 3 अशखास हैं इनमें से 2 को तो सर्व हो जाता है लेकिन तीसरे शख्स को जो कि सी है उसको सर्व नहीं होता। तो ऐसी सूरत में सी की हद तक उसके अनसर्व्ड की तारीख से लेकर 90 डेज के अंदर फ्रेश समन के लिए अगर अदालत में अप्लाई नहीं किया जाता तो ऐसी सूरत हाल में सी की हद तक अदालत जो है उस दावे को खारिज कर देगी, यानी कि डिसमिस कर देगी। तो ऐसी सूरत में प्लेंटिफ क्या कर सकता है? प्लेंटिफ लिमिटेशन एक्ट के तहत, यानी कि जो मियाद मुकर्रर है उस मियाद के अंदर उस डिफेंडेंट के खिलाफ नया दावा दायर कर सकता है।
اگر صورتحال ایسی ہو کہ پلینٹف جو ہے وہ کورٹ کو سیٹسفائیڈ کر دے کہ میں نے ڈیفینڈنٹ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن میں باوجود کوشش کے اس کے ایڈریس کا پتہ نہیں لگا سکا، اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکا، تو اس وجہ سے ڈیفینڈنٹ کو سمن جو ہے وہ سرو نہیں ہو پایا۔ یہاں پہ اگر پلینٹف عدالت کو مطمئن کر دیتا ہے کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ جان بوجھ کر سمن کی تعمیل سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور ایسا شخص اگر کورٹ کو سیٹسفائیڈ کر دیتا ہے کہ اس کے پاس سفیشینٹ گراؤنڈز ہیں جس کی بنا پر وہ یہ ثابت کر سکتا ہے، وہ کورٹ کو سیٹسفائیڈ کر سکتا ہے کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ سمنس کی تعمیل کو اوائڈ کر رہا ہے، یا پھر پلینٹف جو ہے وہ کورٹ کو سیٹسفائیڈ کر دے کہ اس کے پاس سفیشینٹ کازز ہیں جس کی بنا پر وہ ڈیفینڈنٹ کو سمن سرو کروا سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ کورٹ سے ٹائم کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرتا ہے، تو کورٹ مطمئن ہونے کے بعد ایسے پلینٹف کو جو ٹائم تھا 90 ڈیز کا اس میں اضافہ دے سکتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم دوبارہ سمن جاری کروا لو۔ تو ویورز آپ نے سمجھا کہ یہ 3 وجوہات ہیں، ان 3 وجوہات میں سے کسی ایک بھی وجہ سے اگر کورٹ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ سمن کی ایشوئنس کے لیے جو وقت مقرر ہے 90 ڈیز کا، اس کے گزر جانے کے باوجود بھی دوبارہ اس کو موقع دے سکتی ہے کہ پلینٹف سمن دوبارہ جاری کروائے، اور کتنا ٹائم دے سکتی ہے؟ اتنا ہی ٹائم دے سکتی ہے جو کہ وہ سفیشینٹ سمجھے۔ اب رول نمبر 6 پڑھ لیتے ہیں۔ رول نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر صرف پلینٹف اپیئر ہو اور ڈیفینڈر اپیئر نہ ہو، اور صورتحال یہ ہو کہ جو سمن ہے وہ ڈیولی سروڈ ہو چکا ہو، تو ایسی صورت میں عدالت ایکس پارٹی کا آرڈر جاری کر سکتی ہے، یعنی کہ یک طرفہ کارروائی کا آرڈر جاری کر سکتی ہے، اور عدالت بغیر ایویڈنس کے ڈگری پاس کر سکتی ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ جب سمن جو ہے وہ ڈیولی سروڈ ہی نہ ہوا ہو، تو ایسی صورت میں عدالت کیا کرے گی؟ تو ایسی صورت میں عدالت سیکنڈ سمن کے لیے آرڈر جاری کرے گی تاکہ دوسرا جو سمن ہے وہ ڈیفینڈنٹ پر تعمیر ہو سکے، اور ایسا جو آرڈر ہوگا وہ مینڈیٹری ہوگا۔ Court shall direct a second summons to be issued and served on the defendant۔ تیسری صورتحال یہ بیان کی گئی ہے کہ سمن تو سرو ہوا لیکن وہ ڈیو ٹائم میں سرو نہیں ہوا، یعنی کہ سمن جب سرو ہوا تو ڈیفینڈنٹ کو اتنا ٹائم ہی نہیں مل سکا کہ وہ عدالت میں پیش ہو، یعنی کہ ڈیفینڈنٹ کو سمن ایک دن پہلے سرو ہو رہا ہے اور ڈیفینڈنٹ ایک دن میں عدالت میں نہیں پہنچ سکتا، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ ڈیفینڈنٹ کو ڈیو ٹائم میں سمن سرو نہیں ہوا۔ تو ایسی صورت میں عدالت کیا کرے گی؟ عدالت ایسی ہیئرنگ کو پوسٹ پون کر کے فیوچر کوئی ڈیٹ دے دے گی اور دوبارہ سمن کا آرڈر جاری کرے گی اور ڈائریکٹ کرے گی کہ اس دن کا نوٹس جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کو دیا جائے، اور اگر عدالت کے نوٹس میں یہ بات آئے کہ سمن جو ہے پلینٹف کی غلطی کی وجہ سے اس کو سرو نہیں ہو پایا، تو ایسی صورت میں عدالت پلینٹف کو آرڈر جاری کرے گی کہ وہ کاسٹ ادا کرے۔ جیسے کہ ہم نے رول نمبر 6 میں پڑھا کہ جب سمن جو ہے وہ ڈیولی سروڈ ہو جائے لیکن ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ عدالت حضور میں پیش نہ ہو، تو ایسی صورت میں عدالت ایکس پارٹی کا آرڈر جاری کر دے گی، یعنی کہ کارروائی یک طرفہ کا آرڈر جاری کر دے گی۔ جبکہ رول نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ڈیفینڈنٹ اس دن جب تاریخ مقرر کی گئی ہو یا اس سے پہلے عدالت میں پیش ہو جاتا ہے اور عدالت کو گڈ کاز بتاتا ہے، یعنی کہ وہ وجوہات بتاتا ہے جن وجوہات کی بنا پر وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکا، تو عدالت اگر مطمئن ہوتی ہے تو عدالت ایسی صورت میں ایسے شخص کو ایسے ہی سنے گی جیسا کہ ایسا شخص اسی تاریخ کو عدالت میں اپیئر ہوا ہو جو کہ اس کی اپیئرنس کے لیے مقرر کی گئی ہو، اور ایسا کورٹ جو ہے وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر کرے گی جو کہ کورٹ مناسب سمجھیں گی، اور کورٹ جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ سے کاسٹ وغیرہ بھی لے سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے رول نمبر 6 میں پڑھا
کہ समन जारी होने के बाद जो डेट फिक्स होगी उस वक्त सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर हो, तब क्या होगा? जबकि रूल नंबर 8 में बयान किया गया है कि उस दिन अगर प्लेंटिफ अपीयर ना हो, सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर हो, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है वो ऐसे प्लेंट को डिसमिस कर देगी जब तक कि डिफेंडेंट जो है वो ऐसे क्लेम को एडमिट ना करे या फिर ऐसे क्लेम के किसी पार्ट को एडमिट ना करे, जिसकी बिना पर कोर्ट ऐसे डिफेंडेंट के खिलाफ कोई डिग्री पास कर सकती हो। और अगर डिफेंडेंट जो है वो सूट के किसी पार्ट को एडमिट कर रहा है और किसी पार्ट को डिनाई कर रहा है, तो ऐसा पार्ट जिसको एडमिट किया गया हो उसकी हद तक अदालत उसको डिग्री कर सकती है, जबकि ऐसा पार्ट जिसको ऐसा डिफेंडेंट डिनाई कर रहा हो उसकी हद तक अदालत जो है उस दावे को डिसमिस कर देगी। रूल नंबर 9 में बयान किया गया है कि रूल नंबर 8 के तहत अगर कोई दावा मुकम्मल तौर पर डिसमिस कर दिया जाता है या फिर पार्शली डिसमिस कर दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में जो प्लेंटिफ है, जो मुद्दई है, वो अदालत में फ्रेश सूट उसी बनाए दावा की बुनियाद पर दायर नहीं कर सकती। यानी कि सेम कॉज ऑफ एक्शन के तहत वो अदालत में दावा दायर नहीं कर सकता अगर उसका जो पहले वाला दावा होगा वो डिसमिस कर दिया गया हो मुकम्मल तौर पर या फिर जुज़वी तौर पर। तो यहाँ पे आपका रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है, जो कि सीपीसी के सेक्शन 11 में दिया गया है। इसके अलावा सेक्शन 12 में जिन रूल्स का जिक्र किया गया है कि इन रूल्स के तहत दोबारा दावा दायर नहीं किया जा सकता, उन रूल्स में आर्डर 9 का रूल 9 भी आता है। तो रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 ये कहता है कि रूल नंबर 8 के तहत जब कोई सूट मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर डिसमिस कर दिया जाता है, तो सेम कॉज ऑफ एक्शन के तहत दोबारा दावा दायर नहीं किया जा सकता। लेकिन प्लेंटिफ अदालत को कह सकता है कि जो आपने एक्स पार्टी का आर्डर जारी किया है उसको सेट असाइड कर दें। और प्लेंटिफ अगर अदालत को सफिशिएंट ग्राउंड्स पेश कर देता है, यानी कि प्लेंटिफ अगर अदालत को बता देता है कि जब सूट की हियरिंग हो रही थी तो वो किस वजह से अदालत में पेश नहीं हो सका, अदालत मुतमईन होने के बाद वो जो आर्डर होगा एक्स पार्टी का उसको सेट असाइड करने के लिए आर्डर जारी कर देगी उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो कि कोर्ट मुनासिब समझे और उस कॉस्ट पर जो कि अदालत बेहतर समझे। तो ऐसी सूरत में कोर्ट एक नया दिन मुकर्रर कर देगी सूट की प्रोसीडिंग के लिए। रूल नंबर 9 के सब रूल 2 में बयान किया गया है, नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस रूल अनलेस नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन सर्व्ड ऑन द अपोजिट पार्टी। अब हम पढ़ेंगे कि अगर मुद्दई की जगह ज्यादा मुद्दियान हैं और मुद्दाले की जगह ज्यादा मुद्दा हम हैं, इनके प्लेंटिफ्स हैं या डिफेंडेंट्स हैं, और प्लेंटिफ्स की सूरत में अगर कोई एक प्लेंटिफ या एक से ज्यादा प्लेंटिफ अदालत में पेश नहीं होता तब क्या होगा? और डिफेंडेंट्स की सूरत में अगर कोई एक डिफेंडेंट या ज्यादा डिफेंडेंट्स अदालत में पेश नहीं होते तो ऐसी सूरत में क्या होगा? रूल नंबर 10 में बयान किया गया है कि अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं और उनमें से एक या एक से ज्यादा अदालत में अपीयर नहीं होते जबकि बाकी अपीयर हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जो अदालत है वो मुकदमे की कार्रवाई ऐसे ही करेगी जैसे कि तमाम मुद्दियान अदालत में पेश हो चुके हैं। यहाँ पे अदालत कोई ऐसा आर्डर जारी कर सकती है जो कि वो मुनासिब समझे। जबकि रूल नंबर 11 में बयान किया गया है कि एक से ज्यादा मुद्दालेहम होने की सूरत में अगर उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा अदालत में अपीयर नहीं होते तो ऐसी सूरत में अदालत ऐसे डिफेंडेंट्स की हद तक जो कि अदालत में पेश नहीं हुए उनकी हद तक ऐसा आर्डर जारी कर सकती है, ऐसी जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है जो कि वो मुनासिब ख्याल करे। इसके बाद है रूल नंबर 12 जिसमें बयान किया गया है कि अगर कोई पार्टी अदालत में पेश नहीं होती, यानी कि अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अदालत में पेश नहीं होता या अदालत में अपने पेश न होने की सफिशिएंट ग्राउंड पेश नहीं कर पाता जिसकी बिना पर अदालत सेटिस्फाइड हो सके, तो ऐसी सूरत में अदालत क्या करेगी?
عدالت پلینٹف کی صورت میں اس کا دعویٰ خارج کر دے گی اور ڈیفینڈنٹ کی صورت میں عدالت اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی کا آرڈر جاری کرے گی۔ اب اگر ایکس پارٹی ڈگری آ جاتی ہے تو اس ڈگری کے اگینسٹ ڈیفینڈنٹ کو کیا ریمیڈی اویلیبل ہے، اس سے متعلق ہم رول 13 اور 14 میں ڈسکس کریں گے۔ تو ایسی صورت میں ایکس پارٹی ڈگری آنے کی صورت میں اسی عدالت میں جس میں ایسا آرڈر جاری کیا گیا ہو وہاں پہ درخواست منسوخی کارروائی یک طرفہ دائر کی جا سکتی ہے۔ وہ ایسی درخواست کب دائر کی جا سکتی ہے؟ ایسی درخواست 30 ڈیز کے اندر دائر کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ایسی صورتحال میں ڈیفینڈنٹ عدالت کو مطمئن کر دیتا ہے کہ اس کو جو سمن ہے وہ ڈیولی سرو نہیں ہوئے، یا پھر وہ کوئی اور وجوہات بیان کرتا ہے جن سے عدالت مطمئن ہو سکے کہ واقعی ایسی سفیشینٹ گراؤنڈ تھی جن کی بنا پر ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکا، تو ایسی صورتحال میں عدالت منسوخی کارروائی یک طرفہ جو کہ ڈگری ہوگی اس کی سیٹ اسائڈ کے لیے آرڈر جاری کر سکتی ہے، اور اس کے لیے وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اپلائی کرے گی جو کہ وہ مناسب خیال کرے، اور وہ کاسٹ بھی ادا کرنے کا کہہ سکتی ہے، اور عدالت ایک ایسا دن مقرر کر دے گی جس دن اس دعوے کی پروسیڈنگ آگے بڑھائی جا سکے۔ رول نمبر 14 میں بیان کیا گیا ہے کہ ایسا کوئی بھی آرڈر اس وقت تک جاری نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اپوزٹ پارٹی جو کہ اس مقدمہ میں ہوگی، جو کہ مدعی ہوگی، اس کو نوٹس جاری نہ کیا جائے تاکہ وہ بھی عدالت میں مقررہ تاریخ کو پیش ہو اور اپنے دلائل پیش کر سکے۔ ویورز، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔